हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। सो इट्स योर अकाउंट्स मेंटर बीइंग हियर टू डिस्कस अबाउट योर एग्जामिनेशन। तो देखो बच्चे, आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बातें होने वाली हैं। तो आज हमें डिस्कस करनी है अपने बचे हुए समय को कितना ज्यादा प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आज सिर्फ और सिर्फ इसकी बातें करेंगे। तो देखो, बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट हमारे जितने भी 12th के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो अब तो एग्जामिनेशन में ज्यादा दिन बचे नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा है। ऑलमोस्ट अगर अप्रॉक्स आप कैलकुलेट करो तो आपके 3 महीने बचे हुए हैं। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, मिड ऑफ द अक्टूबर, एंड देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। तो अगर 3 महीने बचे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा, पहली बात तो एकदम स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज हम पढ़ाई तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। हमने जब कॉमर्स ऑप्ट किया था 11th में, हम पढ़ाई तब से कर रहे हैं, बट वो पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस होता है। अभी का जो समय है, जो हमारे पास बचा हुआ समय है, उस समय को हमें पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली किस तरह से यूटिलाइज करना है, हम उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो बच्चे देखो, जितने भी बच्चे जो अभी तक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे अभी तक बहुत ही डेडिकेशन से पूरी जोश के साथ पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने ये पूरा तय कर लिया था स्टार्टिंग में ही कॉमर्स लेते माने कि हाँ अब हमें पूरा 100% के लिए रेस है, ये हमारी रेस जो है वो 100% के लिए, 90 अबव 80 अबव के लिए नहीं। देखो, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमें बोलेंगे हम एवरेज मार्क्स आ जाए या फिर हाँ 90 अबव आ गया तो बहुत खुश हो गए। बट बच्चे, अब ये जो कंपटीशन का जमाना है ना, इसमें आपको 100 की रेस करनी होती है। और अब हर बार बताती हूँ मैं, आपकी रेस, असली रेस जो होती है वो 95 अबव के लिए होती है। उसके पहले अगर आपने थोड़ा भी डेडिकेशन से अच्छी तरह से पढ़ाई की है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल पढ़ाई की है, तो 90 अबव लाने से आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो देखो, आज बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि सभी कॉमर्स के बच्चों को अब पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होना तो बनता है। अब तो समय भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सीरियसनेस अपने डेली हैबिचुअल लाइफ में ले आना पड़ेगा। और सिर्फ हम पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, पूरी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन नहीं चाहिए होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिन रात किताबी कीड़ा बनना है और पढ़ाई करते रहना है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है ना बच्चे, ओवरऑल डेवलपमेंट, किस तरह से आप अपने मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो नॉर्मली हमें अपने अंदर की खुद की जो कैपेबिलिटी है उसको जानना होता है और उसको पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये कॉमर्स रिलेटेड बच्चों के लिए है, बट जो नॉन कॉमर्स बच्चे हैं उनके लिए भी बेसिकली हम जो भी बातें करने वाले हैं ना, जो भी डिस्कशन है, वो आपके सभी बच्चों के लिए है। क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल आपका डेडिकेशन रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड टू योर एम, ये सारी चीजें तो आपके सभी बच्चों के लिए आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। बेसिकली मैंने कॉमर्स इसलिए बोला क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट रिलेटेड किस पे कितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, और क्या स्ट्रैटेजी को लेकर के अपने सब्जेक्ट्स को डील करना है, इनके बारे में ही हमें क्या करना है, डिस्कस करते जाना है। तो देखो, बेसिकली हमें अभी बात करनी है अपने 3 मेजर सब्जेक्ट जो रिलेटेड टू कॉमर्स है। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट तो सभी में होते हैं, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे वो आपके कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 सब्जेक्ट के बारे में बात होती है। बेसिकली आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है? फर्स्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट जो आपके कॉमर्स के हथियार है। अब आपको यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट्स में क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है आने वाले अपकमिंग मंथ्स के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको स्ट्रेटेजिकली क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हमारे फेवरेट सब्जेक्ट जो कि अकाउंटेंसी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम अकाउंटेंसी फेवरेट तो नहीं है, बट बात मानो, मेजरली बच्चों का ना कॉमर्स रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है तो वो अकाउंटेंसी होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चे। और उसके बाद फिर आपका बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, दोनों आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डील करने का और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को डील करने का जो हमारा वे होता है, जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, वो थोड़ी सी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि बेसिकली अगर आप लगातार कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, आप लगातार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बोर हो जाते हैं बच्चे, बहुत ही जल्दी बोर होते हैं आपके बिजनेस स्टडीज से। एंड यस,
इकोनॉमिक्स में भी आपके इंडियन इकोनॉमी से बहुत सारे बच्चे भागते हैं, मैम बहुत बोरिंग लगती है, कैसे कंप्लीट करना है या फिर कैसे पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया वही बहुत है, दोबारा से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे देखो, एक बार सिलेबस कवर होना अलग बात है, आपने अगर अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है अकाउंटेंसी का, बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 50% प्रिपरेशन है, सिर्फ और सिर्फ 50%। आपका जो 50% आगे की प्रिपरेशन होती है ना, वो होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे जिन कीवर्ड्स, जिन की पॉइंट्स पे जो बच्चे भूल जाते हैं कि मैम हमने सिलेबस तो कवर कर लिया बट हमने आगे की लड़ाई तो लड़ी ही नहीं। 50% ऑफ द आपने कवर किया है अपनी जर्नी को, पूरा आप मंजिल तक नहीं पहुंचे हो। बहुत सारे बच्चों का जो एवरेज मार्क्स आकर रह जाता है, 80 अबव आता है, ऐसा नहीं कि बेकार मार्क्स है, अच्छे मार्क्स है, गुड मार्क्स है, बट यहाँ पर बात यह है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको रेस में सबसे आगे होना पड़ेगा। बीच में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, बच्चे लोग किसको याद रखते हैं, जो फर्स्ट आता है क्लास में। आपको भी यही याद होगा ना, अगर आप कभी भी पिछले क्लासेस में अपने फर्स्ट आए होंगे तो आपको वही नंबर याद होंगे, हमेशा एवरेज मार्क्स नहीं याद, एवरेज लोगों को लोग याद नहीं रखते। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको रेस में सबसे आगे होना जरूरी है। किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो बच्चे, तो उसमें सबसे टॉप पे रहना बहुत जरूरी होता है। अब टॉप पे कैसे रहना है, तो नॉर्मली आपके बिजनेस, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट से आज रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इन आने वाले 3 महीनों के लिए या इन आने वाले समय के लिए, जो भी बोर्ड से पहले हमें मिल रहे हैं। और बच्चे, बोर्ड से पहले आपको प्री बोर्ड्स देने होते हैं, सभी स्कूल्स में प्री बोर्ड्स होते हैं, सभी बच्चों को प्री बोर्ड्स देने का मौका मिलता है। तो आप अपने आप को ना प्री बोर्ड में एसेस कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपने कितनी प्रिपरेशंस की है और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। तो जितने भी आपके प्री बोर्ड्स में एग्जाम में नंबर आते हैं ना, उसके अप्रॉक्सी आपके बोर्ड्स में भी आते हैं, ये आप लिख करके रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैम बस ऐसे ही बोल रही हैं, आप देख लेना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्विक, उनकी जिनकी सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग या फिर रिलेटेड चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, उनके चेंज होते हैं बहुत ज्यादा। बट ऑब्वियसली ये बात बहुत ही सिंपल है कि आपके जितने प्री बोर्ड्स में आप मार्क्स गेन करते हो, जितने आपके मार्क्स आते हैं, अप्रॉक्स उसी के आसपास आप बोर्ड्स में भी ले आ पाते हो, क्योंकि तब तक के बाद आपके पास समय नहीं होता ना। बोर्ड, प्री बोर्ड्स के बाद बोर्ड में बहुत समय नहीं रह जाता, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपका 10 to 15 डेज होते हैं, या तो बहुत सारे स्कूल में 2 टर्म्स में प्री बोर्ड्स होते हैं, तो एक दिसंबर में ही करा दिए जाते हैं और एक जनवरी एंड तक ही हो जाता है। तो आपको यहाँ पे प्री बोर्ड से पहले अपनी ये जो 50% बची हुई स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह से कवर करना है, उसी के बारे में आज हमें पता लगाना है। तो पहले, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी अकाउंटेंसी को, अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो देखो बच्चे, सबसे पहले आपको यहाँ पर जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, आपके कॉमर्स रिलेटेड 3 सब्जेक्ट्स है, मैंने बताया मेजरली आपको 300 आउट ऑफ 300 लाने के लिए तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वली टाइम देना पड़ेगा। बट इक्वालिटी की बात करें अगर, तो आपको अकाउंटेंसी पे थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू बिजनेस और इकोनॉमिक्स ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ अकाउंटेंसी मेरा सब्जेक्ट है, बट इसलिए बोल रही हूँ कि अकाउंटेंसी नीड्स मोर प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी देन योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। आपके जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे आपके बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी आपके 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो, उसमें भी न्यूमेरिकल्स है। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल्स पार्ट होते हैं ना, या फिर जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जस्ट लाइक योर अकाउंटेंसी, तो उनमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस, आप तो अभी तक बहुत ही ज्यादा वेल नोन हो ना कि क्वेश्चंस कितने बड़े होते हैं आपके अकाउंटेंसी में, तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। थ्योरी तो आप 1 घंटे में भी कवर कर लेते हो, 2 घंटे में भी कवर कर लेते हो, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी एक चैप्टर रिगार्डिंग, और वो भी रिविजन बेसिस पे, सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं, रिविजन बेसिस पे, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक टाइम लिमिट, स्टॉप वॉच रहता है ना सभी के पास मोबाइल है, आई नो, तो फिर आप उसमें स्टॉप वॉच ऑन करके अपने क्वेश्चन की टाइमिंग चेक करो कि एक क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा है और एवरेज उसमें कितना टाइम लगना चाहिए। उससे आप एसेस कर पाते हो कि एग्जामिनेशन में 3 आवर्स में आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ विद योर 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो देखो मेजरली अकाउंटेंसी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यू नो दैट। एंड पार्ट ए में भी आपका फर्स्ट पार्टनरशिप एंड द सेकेंड वन इज कंपनी। 2 अलग अलग बुक्स, अगर आप रेफरेंस पे जाते हो तो 2 अलग अलग बुक्स आपको मिलती हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी की। तो पार्ट ए में भी 2 बुक्स आ जाती हैं आपकी, एक शेयर्स की अलग होती है और पार्टनरशिप की अलग। मेजरली 2 डिफरेंट यूनिट्स है।
पार्टनरशिप में आपके ऑल टोटल 5 चैप्टर्स कंटेन करते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं बच्चे? यहाँ पर आपके 5 चैप्टर्स हो जाते हैं पूरे के पूरे। अब 5 चैप्टर्स में बात करो आप, कितने चैप्टर्स रहते हैं पार्टनरशिप में? 5 चैप्टर्स। अब लिख करके नहीं बताऊंगी, बस ओरली समझाऊंगी, इस वजह से क्योंकि आपको खुद से दिमाग लगा के बताने हैं। कितना? क्योंकि पार्टनरशिप में आपके 5 कौन कौन से चैप्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल योर फंडामेंटल, सेकंड वन इज योर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द थर्ड वन इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड द फिफ्थ वन इज योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और हमने अपने ओवरऑल बैचेस में, जो हमारी रिगार्डिंग चाणक्य 1.0 की बैच है, उसमें हमने पूरा का पूरा ये 5 चैप्टर पार्टनरशिप का फिनिश कर लिया है ओवरऑल विद कॉन्सेप्ट्स एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो पार्टनरशिप तो आपका खत्म हो गया है। अब पार्टनरशिप के रिविजन्स किस तरह करने हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अपने बचे हुए टाइम के लिए, मतलब 50% इज योर प्रिपेयर्ड, बट 50% के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? आपको पार्टनरशिप में इन 5 चैप्टर्स को रिवाइज कैसे करना है, इनका पूरा रिविजन कैसे करना है। क्योंकि स्टार्टिंग में पार्टनरशिप पढ़ा था, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम हम तो भूल गए हैं, कंपनी पढ़ते पढ़ते तो हम ये भूल ही गए हैं कि पार्टनरशिप भी पढ़ा था। अब इसमें वैल्यूएशन कैसे होगी, चाहे गुडविल रिलेटेड हो या फिर एनपीएसआर या फिर आपके पीएल, पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे, हम तो भूल गए हैं, कॉन्सेप्ट भूल गए। तो बच्चे आप भूले नहीं हो, बस आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में चीजें नहीं है। उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करनी है हमें आज। देखो पार्टनरशिप में आपके ऑल टोटल 5 चैप्टर्स हैं। कंपनी में आपके 2 ही चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स, और वो कौन कौन से हैं आप बताओगे? पहले तो आपका हो गया इशू ऑफ शेयर्स एंड सेकंड वन इज योर इशू ऑफ डिबेंचर। पहले आपका रिडम्पशन होता था, बट अब वो रिडम्पशन का पार्ट आपके डिबेंचर्स में इंक्लूडेड रहता है और रिडम्पशन का चैप्टर है नहीं। तो बच्चे पहले के कंपैरिजन देखो ना, तो सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गए हैं। तो आप अगर थोड़ा भी स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, अपने दिमाग को शांत रख के, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए, तो आपकी पढ़ाई बहुत ही डिसेंस और बहुत ही ईजी मैनर में होने लगेगी। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स आपके पार्टनरशिप एंड 2 चैप्टर आपके कंपनी के। तो अब इन दो, ये पूरा अगर पार्ट ए की बात करें तो अकाउंटेंसी की ये पार्ट ए को हम कैसे कवर करेंगे अपने आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले हमें नहीं रिवाइज करना है, हम पढ़ तो लिए हैं बट रिवाइज करना है। तो आप यहाँ पर वीकली अपने टारगेट सेट कर सकते हो। वीकली टारगेट सेट का मतलब क्या है कि हाँ ये 5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर को अगर आप एक एक हफ्ते, तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा आपके। बेसिकली बच्चे 2 चैप्टर जो पार्टनरशिप है, सिर्फ पार्टनरशिप को आप 10 दिन में बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। 10 दिन एक प्रॉपर टाइम है जिसमें कि आपको सारे चैप्टर्स को, 5 चैप्टर बच्चे 2 दिन में एक चैप्टर कवर हो जाएगा, इस वजह से क्योंकि अब आपको यहाँ पर सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, हर एक टॉपिक को पढ़ना नहीं, रिवाइज करना है। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आपका पर चैप्टर 2 डेज इज सफिशिएंट फॉर दैट। तो आप पार्टनरशिप को अपने 10 दिनों में क्या करोगे? कवर करोगे। क्या करोगे? 10 डेज अलॉट टू योर पार्टनरशिप। तो ये 5 चैप्टर आपके रिवीजन सेंस में देखो तो 10 दिन में खत्म कर लोगे। देन योर कंपनी, तो कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की बुक के लिए भी इसमें थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं। देखो पार्टनरशिप सबसे बड़ा आपका यूनिट है, तो पार्टनरशिप के लिए आप 10 to 15 डेज ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम 10 दिन में नहीं खत्म होगा, तो आप 10 to 15 डेज ले लो। 10 to 15 डेज आपने पार्टनरशिप के लिए ले लिया। अब बचे हुए यहाँ पर आप 5 to 7 डेज ले सकते हो अपनी कंपनी के लिए। अब इस वजह से क्योंकि आपने इसको लास्ट में, अभी रिसेंट में हमने कंपनी पढ़ा है, तो आपके दिमाग से वो उतनी ज्यादा भूली भी नहीं है, तो कंपनी की भी आप 5 to 7 डेज ले लोगे। तो यहाँ पर आपका कंपनी का भी कोर्स खत्म हो जाएगा। ये हो गया पार्ट ए की बात। अब आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपको क्या करना है? पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओवरऑल पहले तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4, पिछले साल तक देखो तो 4 चैप्टर्स थे। क्यों? क्योंकि आपके 2 चैप्टर्स बीच के रिमूव हो गए थे, जस्ट योर टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वो अब आप इस बार फिर से आपके इंक्लूडेड हो गए। तो नॉर्मली इसमें आपके टोटल चैप्टर्स 6 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स हो जाते हैं बच्चे? 6 चैप्टर्स। और इन 6 चैप्टर्स में से मेजरली आपको जो टाइम देना होता है उनका भी ना सब्जेक्ट अलॉटेड है, मतलब आप कह सकते हो मार्क्स अलॉटेड। तो यहाँ पर 6 चैप्टर्स हैं। पहला और दूसरा चैप्टर जो आपका है वो दोनों ही चैप्टर, थोड़ा एक आपका सबसे फर्स्ट ऑफ चैप्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, और दूसरा आपका एनालिसिस का है, एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन थर्ड वन इज योर टूल्स। अब यहाँ पर जब हम टूल्स की बात करेंगे तो टूल्स में 2 चैप्टर्स हैं आपके। एक तो आता है बच्चे आपका एक कंपैरेटिव, एंड देन सेकेंड वन इज कॉमन साइज।
कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज योर कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके बाद आपके जो चौथे और पांचवे चैप्टर्स होते हैं, ये थर्ड चैप्टर आपका कंपैरेटिव है पूरा ओवरऑल, फोर्थ चैप्टर योर कॉमन साइज स्टेटमेंट, एंड देन योर फिफ्थ चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियो। क्या होता है बच्चे? अकाउंटिंग रेशियो, एंड देन सिक्स्थ चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मार्क्स अलॉटमेंट की। मार्क्स अलॉटमेंट की, क्योंकि देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया कौन से चैप्टर्स है और उनमें कितना एफर्ट देना है। ये 10 to 15 डेज फॉर योर पार्टनरशिप एंड 5 to 7 फॉर योर कंपनी। अब मार्क्स की अगर बात करें तो पार्टनरशिप कितने मार्क्स की आती है आपके एग्जामिनेशन में? समय तो आपने इसमें 10 से 15 दिन का दिया है, इस वजह से हमने ज्यादा समय दिया है क्योंकि इसमें मार्क्स भी सबसे ज्यादा कंटेन करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में पार्टनरशिप बुक से पूरे के पूरे 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं बच्चे? 36 मार्क्स। ओके, और कंपनी की बात करें तो कंपनी से आपके 24 मार्क्स आते हैं। देखो इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, पिछले साल आपके मतलब उसके पहले मार्क्स में यहाँ पे 30 मार्क्स और ये 20 मार्क्स के आते थे, बट यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर आपके 36 मार्क्स फॉर पार्टनरशिप अलॉट हुए एंड 24 फॉर योर कंपनी। तो इसकी इसीलिए हमने सबसे ज्यादा टाइम पार्टनरशिप को दिया है, 10 to 15 डेज। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है तो उसको करने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, बट हाँ फर्स्ट टाइम समय लगता है बच्चे, जब आप सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो तब आपके लिए नया होता है वो सब। अब जब दोबारा रिवाइज करोगे तो नया नहीं है, आपने तो एक बार सॉल्व किया हुआ है, तो आपको बेसिकली उस वे में पढ़ाई करनी है। ये ध्यान में रखते हुए कि हाँ इस चैप्टर का वेटेज कितना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो और स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ना है आपको। कंपनी में 24 मार्क्स है, दैट्स फॉर 5 to 7 डेज में आपको कंपनी खत्म करनी है, अपने इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर दोनों को, क्योंकि क्वेश्चंस आपने कवर किए हैं। और देखो बच्चे ये भी याद रखना कि इशू ऑफ शेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बार बार बताया है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा बेसिस का जो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन पे प्लीज थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना और ज्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी चीजें तो सिंपल ही है आपके शेयर्स में, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका कंपनी का। फिर जब हम बात करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी के बारे में, तो यहाँ 6 चैप्टर्स आपके ऑल टोटल ऐसे होते हैं। तो देखो 36 एंड 24 कितना हो गया पूरा का पूरा आपका 60 मार्क्स फॉर योर पार्ट ए। 60 मार्क्स की यहाँ पर प्रिपरेशन पार्ट ए की है एंड बचे हुए 20 मार्क्स आपके आ जाते हैं आपके पार्ट बी के। तो पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स कंटेन करते हैं और उस 20 मार्क्स में आपके पूरे ये 6 चैप्टर्स है। अब देखो एक और आपको मैं कह सको तो सजेशन दे देती हूँ, एडवाइस, बेस्ट एडवाइस। क्या? क्योंकि देखो इसमें भी आपके मार्क्स डिवाइडेड कैसे आते हैं, फिक्स है आपका कि कैश फ्लो से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये पूरा आपका तय है। और यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं अकाउंटिंग रेशियो से। 4 to 6 मार्क्स के तो आपके डिपेंड है कि वो अकाउंटिंग रेशियो से आएंगे। अब कितने मार्क्स बचे? आप 10 से 12 मार्क्स आपके ये 2 चैप्टर्स में कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए मार्क्स आपके ये चैप्टर से आ जाएंगे। ज्यादा मार्क्स तो बचे ही नहीं ना, सिर्फ 10 ही मार्क्स तो बचे, 8 से 10 मार्क्स। तो 8 से 10 के लिए आपको ये 4 चैप्टर प्रिपेयर करना है। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव, ये दोनों से आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और नॉर्मल बच्चे एमसीक्यूज आपके पूछ लेते हैं आपके पार्ट बी से। तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ योर पार्ट बी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा, कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और चीजों को आपके सेक्शंस, आपके शेड्यूल्स, कौन से टेबल में क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग दी गई है, योर ओवरऑल बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ा था कंपनी में, बट यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस शीट है, कौन से हेड के अंदर क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्या पूरा फॉर्मेट है, और उसके बाद आपका कंपैरेटिव का, दोनों के फॉर्मेट को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपके पीएल, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनते हैं, ये दोनों ही चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आपका ये पूरा का पूरा 20 मार्क्स फॉर योर पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पूरा ओवरऑल रेडी मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी अकाउंटेंसी की पूरी स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो आपको एग्जाम जो आपको बोर्ड देना है उसके लिए ये आपकी थी टोटल अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद बात करते हैं हमारी
इकोनॉमिक्स को लेकर के, क्योंकि देखो बेसिकली अकाउंटेंसी मेजर सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा डर लगता है, तो इस वजह से हमने बेसिकली अकाउंटेंसी को बहुत ही इन डिटेल और अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, 10 से 15 वो 5 से 7 दिन ये, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो यहाँ पर भी बचे हुए आपके यहाँ पर इन सारे चैप्टर्स की बात करो तो आपको अकाउंटिंग रेशियो के लिए भी 1 वीक आप इसको अलॉट कर सकते हो, एंड 1 वीक फॉर योर कैश फ्लो, क्योंकि यहाँ से थोड़े से वेटेज ज्यादा होते हैं एग्जामिनेशन में। आपको पता है पर्टिकुलर चैप्टर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा टाइम देकर के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसमें आप एट द एंड यही चैप्टर पढ़ रहे होते हो, तो आपको ज्यादा आपको इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने जस्ट तुरंत पढ़ा होता है, सिलेबस कंप्लीट किया होता है, और बाकी टाइम आप इस पे, तो ओवरऑल आपका यहाँ पर 25 to 30 डेज में पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। देख रहे हो ना कितना इजी वे में आपने लिया है। अब जैसे आपका यहाँ पर थोड़े टाइम कम हो रहा है, इस वजह से कम हो सकते हैं क्योंकि आप साथ साथ में इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों ही चीजों को लेकर के चल रहे हो, तो दोनों ही चीजों को जब आप लेकर के चल रहे हो तो आप में भी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम कम करोगे कि मैम एक साथ इतना नहीं पढ़ सक रहे हैं या फिर नहीं पढ़ाई हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है बच्चे आप थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दो। मैंने जो 10 to 15 दिया है आप 15 to 20 कर लो, क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं अभी, तो उन 3 महीनों में आपको 1.5 महीने तो पूरे के पूरे आपके रिविजन्स पे देने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी आंसर राइटिंग, एंड उसके बाद बात करेंगे हम अपनी एग्जामिनेशन में। जब हम एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं उस टाइम हमारे माइंड को किस तरह से हमें यूज करना है, उस चीज की आंसर राइटिंग की बातें करेंगे, या फिर आपके एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की बातें करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। तो आपको 1.5 महीने से 2 महीने में पूरा का पूरा रिवीजन खत्म कर लेना है। आफ्टर दैट हम PYQs की भी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास समय 1 महीने का बच जाएगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी। देन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपकी इंडियन इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक, यू नो दैट इंडियन इकोनॉमी में ऑल टोटल्स कितने चैप्टर्स मिल जाते हैं आपको, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करो अगर तो इसमें भी आपके टोटल 8 चैप्टर्स मिलेंगे आपको। कितने चैप्टर्स मिलेंगे बच्चे? 8 चैप्टर्स। सभी को पता है कौन कौन से चैप्टर्स है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर के पूरा LPG वगैरह वगैरह सारे सब चैप्टर्स आपके इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं, ओके। देन आपके मैक्रो इकोनॉमिक, तो मैक्रो इकोनॉमिक का एक मेजर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आ जाता है नेशनल इनकम। क्या आ जाता है बच्चे? नेशनल इनकम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। क्या है बच्चे? इम्पोर्टेंट। एक तो पहली बात ये न्यूमेरिकली आता है थोड़ा, तो आपको मतलब वेटेज होता है एग्जामिनेशन में, नंबर आसानी से मिल जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा टाइम आप देने वाले हो नेशनल इनकम को। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम नेशनल इनकम में ही होती है, तो प्लीज थोड़ा सा आप अच्छे से नेशनल इनकम को कवर करना। देन आप अकाउंटेंसी के साथ, क्योंकि अकाउंटेंसी को आपको डेली बेसिस पे आने वाले 3 महीनों में 2 से 3 घंटे, 3 घंटे तो ऑब्वियसली 3 से 4 घंटे धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए देना है। अब इसके साथ साथ आपको इनिशियल डेज में इकोनॉमी में 8 चैप्टर्स है, और आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके ऑल टोटल 6 चैप्टर्स आ जाते हैं। 6 चैप्टर्स, ऑल टोटल आपके कितने चैप्टर हो गए? यहाँ पे 14 चैप्टर्स हो गए। तो इन 14 चैप्टर्स को कैसे कवर करोगे? तो नॉर्मली 5 चैप्टर का ड्यूरेशन लेकर के चलोगे। एक चैप्टर को 2 दिन दे रहे हो, 3 दिन दे रहे हो, तो 5 चैप्टर कवर करने में, 8 चैप्टर कवर करने में 16 दिन लग गए, और उसके बाद ये 6 चैप्टर और ले लिया आपने, तो आपके कितने चैप्टर्स कितने हो गए? 14 के बाद 34, मतलब 1 महीने में ऑलमोस्ट आपके चैप्टर्स पूरे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़े टास्क बनाने हैं। बच्चे देखो, जब हम एक बड़ा टास्क बनाते हैं ना, बड़ा टारगेट बनाते हैं, तो अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही डर जाते हैं कि नहीं हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने एक छोटे टास्क बनाए कि हाँ हमें इस वीक 3 चैप्टर्स फिनिश करने अपनी इंडियन इकोनॉमी के, तो आपके वो टास्क धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और आप उनको अचीव कर पाते हो, अपने गोल तक पहुंच पाते हो। तो पहले छोटे स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ो, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। उसके बाद आती है आपकी यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक। तो इसमें मेजरली आपको नेशनल इकोनॉमिक पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान देना है अपने बचे हुए थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका इकोनॉमिक्स के लिए स्ट्रेटेजी हो गई। ऑलमोस्ट हो तो गया कंप्लीट टाइम आपका, कितने टाइम में? ओवरऑल 30 डेज में वो पूरा का पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद आती है आपकी बिजनेस स्टडीज।
जो बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है, तो बच्चे बोरिंग नहीं है, ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसको आपको थ्योरेटिकल बेस पे ही थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलना है। वो कैसे? तो वो ऐसे बच्चों, क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज, देखो हर एक सब्जेक्ट का वही वेटेज है, 100 मार्क्स अलॉटेड टू योर अकाउंटेंसी, 100 फॉर योर इकोनॉमिक्स एंड 100 फॉर योर बिजनेस। तो अगर 300 में से 300 लाने हैं तो उसके लिए हर एक सब्जेक्ट को ध्यान दे करके और अच्छी तरह से पढ़ना है। बट यही आपका डिफरेंस आ जाता है कि प्रैक्टिकल में आप थोड़ा बोर कम होते हो, आपको दिमाग ज्यादा लगाना है, और थ्योरी पढ़ते हुए नींद आती है, चक्कर आते हैं, सारी चीजें एक साथ आ जाती है। तो आपको थ्योरी को कैसे पढ़ना है? अब नॉर्मली पार्ट ए में आपके 8 चैप्टर्स होते हैं जो कि प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड है। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स को आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजों को रिवाइज करना है। आप 2-2, 3-3 चैप्टर लेकर के वीक्स में पढ़ सकते हो कि इस वीक हमको ये 3 चैप्टर्स फिनिश करने हैं। तो 8 चैप्टर फॉर योर पार्ट ए, जो कि आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का बिलोंग होता है। तो इसमें भी आपका बच्चे मार्क्स डिवीजन इसी तरह से होता है कि पार्ट ए में जो आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इससे आपके ऑल टोटल बिजनेस स्टडीज का भी 80 मार्क्स का ही पेपर होना है, 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट में मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर उस 80 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स तो आपके ये पार्ट बी से आते हैं, आपको पता होगा ये 20 मार्क्स आपके पार्ट बी के होते हैं, और बाकी बचे हुए 40 मार्क्स, एक सेकेंड, नहीं 60 मार्क्स आपके पार्ट ए से हो जाते हैं। हो गया ना, ऑल टोटल 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स बचे हुए आपके प्रोजेक्ट के, जिसमें से आपके वाइवा एंड इनिशियल असेसमेंट सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किस तरह से कवर हो जाएगा, ये आपका ऑल टोटल कवर हो जाता है बेसिकली पूरे के पूरे स्ट्रेटेजी के साथ। आप उसमें 1 बाय 1 करके चैप्टर्स पढ़ोगे, केस स्टडी के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस का पेपर अगर अच्छा करना है, पूरा मार्क्स लाना है, 80 आउट ऑफ 80 थ्योरी में चाहिए, तो आपको उसके लिए केस स्टडीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप सैंपल बुक्स ले सकते हो, और इनफैक्ट आपकी जो पूनम गांधी की बुक होती है उसमें बहुत सारे केस स्टडीज चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो जिनके पास भी नहीं है प्लीज अरेंज कर लो, या तो आप कुछ सैंपल बुक्स भी ले सकते हो, उसमें आपको मिल जाएंगे आपके केस बेस। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो केस स्टडीज पे, क्योंकि बच्चों को पता होता है कॉन्सेप्ट, बट ये नहीं पता होता हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन नहीं पता, और एप्लीकेशन नहीं पता तो आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाओगे कि इस पूरे ओवरऑल केस स्टडी में आपका किस टर्म के बारे में, किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो आपको केस स्टडी के लिए प्रैक्टिस करना है। चैप्टर पढ़ा, फिर उससे बेस्ड जितने भी आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनडायरेक्ट मींस केस स्टडी बेस्ड, उस पे बात कर सकते हो। फिर आती है आपकी पार्ट बी जो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का चैप्टर है, और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी चैप्टर है। तो एक बात याद रखना, इसमें भी आपका एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपका ईबीआईटी वगैरह निकालने को आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है। एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है, तो प्लीज उसको जरा अच्छे से पढ़ लेना, फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि उस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया ना तो 4 से 5 नंबर का आ जाता है, और 4 से 5 नंबर आपको यूं चुटकियों में मिल जाएंगे अगर आपने बस उस पे एक थोड़ा सा ध्यान दिया। एक टेबल बना करके दिया होगा, आप बुक में चेक करना, वो चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज उस न्यूमेरिकल पे भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे करके करना, तो उससे आपका ये पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का जो 80 आउट ऑफ 80 का ड्रीम है, गोल है, वो आप अचीव कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तो नॉर्मली आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स, जो कि हर एक सब्जेक्ट थ्योरी डिवाइडेड है 80 मार्क्स का एंड 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो प्रैक्टिकल तो अलग चीज है, वो स्कूल से मिलने हैं, बट आपको 80 मार्क्स के लिए खुद पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो बच्चे प्लीज अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दो, अब टाइम नहीं है, अब आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, जो कि आपको यहाँ पर 24/7 अवेलेबल मिलती है। आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब देखो, इन सब के बाद अब हम जानेंगे कुछ काम की बातें जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको उसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है? खुद पर, क्योंकि पढ़ाई कौन करेगा? मैं तो पढ़ाई करके नहीं जाऊंगी ना आपके एग्जामिनेशन में आंसर लिखने, बिल्कुल भी नहीं, ना तो मम्मी जाएंगे और ना ही पापा जाएंगे, ना ही किसी के सिस्टर्स जाएंगी या फिर ब्रदर जाएंगे। जाना आपको खुद है, तो सबसे पहले आपको अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना होगा। अपना खुद का ध्यान देने का मतलब यहाँ पर यही है कि कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेजरली 2-4 चीजें ऐसी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया बच्चे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी
पहला तो कंसंट्रेशन इसलिए क्योंकि अभी देखो ये जो मंथ चल रहे हैं ना, बहुत सारे शादी विवाह पड़ेंगे आपके घर में भी, रिश्तेदारों के यहाँ, मौसी की शादी, मामा की शादी, तो इन सब से ध्यान हटा के आपको कंसंट्रेट करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एक बार अच्छा बोर्ड एग्जाम में नंबर ला लिया ना तो पूरे खानदान में आपका ही नाम होने वाला है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा रखना है, हाई लेवल का, एंड कंसिस्टेंसी, पर डे बेसिस पे पढ़ाई करनी है। अब आप अपने डेज स्किप नहीं कर सकते कि हाँ एक दिन घूमने चले गए, दिवाली है, क्योंकि देखो बच्चे इस मंथ बहुत सारे आपके यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स है ना। अब नॉर्मली आपका फेस्टिवल डेज स्टार्ट हो गया है, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, तो ऑलरेडी आपके इतने ज्यादा स्किप्स हो जाएंगे, तो उसके बावजूद आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। आने वाले इन 3 महीनों में जो आपका पूरा का पूरा बोर्ड के लिए प्रिपरेशन है वो ब्रेक नहीं हो, क्योंकि अगर आप एक हफ्ते पढ़ते हो, 2 दिन नहीं पढ़ते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने की वजह से कंसंट्रेशन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से आपको कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन दोनों ही बनाए रखना है। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर एक चीज और आता है जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो है आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब बच्चे फिजिकल और मेंटल हेल्थ मैंने दोनों इंक्लूडेड क्यों किया है? फिजिकल हेल्थ, बहुत सारी बीमारियां हैं, खुद को बचाओ, हेल्दी फूड खाओ, मेडिटेशन करो और एक्सरसाइज करो, उससे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना वो और ज्यादा इनहेंस होती है। ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखोगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, जिससे कि अगर आप हेल्दी हो, आप हेल्दी रहोगे तो इसी आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा और ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा। तो इतनी सारी चीजें करने के लिए आपको खुद का भी ख्याल रखना है। तो बच्चे प्लीज अपना भी ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। तो ओवरऑल आज के इस डिस्कशन में हमें बात करनी थी सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले इन 3 महीनों के बारे में। हम अपने टाइम को कितना ज्यादा प्रोडक्टिव मैनर में यूज कर पा रहे हैं। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो ना बच्चे, तो आप अपने आप को प्रूव इसी टर्म में कर सकते हो कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना, प्रॉपरली फिक्स हर एक चीज पे कितना ज्यादा प्रोडक्टिव मैनर में आप अपनी टाइम को, अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकते हो। आपको प्रूव करना है हर एक लोगों को जो आपको कहते होंगे कि भाई कॉमर्स लिया है, तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है भाई कॉमर्स लिया है तो इसका मतलब हमने पूरी अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाई है तब जाके लिया, बस एवं ही नहीं ले लिया था। तो देखो बच्चे, इतना अगर आपने काम कर लिया तो फिर आएगी हमारी टाइम मैनेजमेंट एंड आंसर राइटिंग की क्लास। तो उसमें आपको हम बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग पे किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सभी बातों को अच्छी तरह से एक पॉजिटिव वे में लेकर के अच्छी तरह से आप यूटिलाइज करो और हर एक पॉइंट्स पे अच्छी तरह से ध्यान जरूर देना। आपके सभी सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो और चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट पे आपको पूरा का पूरा टाइम और एनर्जी उतनी इक्वल देनी है, तभी जाकर के आपको क्या मिलने वाला है, 300 आउट ऑफ 300, 300 में से 300 लाने हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली टाइम देना पड़ेगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, इतनी बात को आपको फॉलो करना है एंड दैट्स इट। अगर आपको मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको अपना टाइम हमें देना पड़ेगा। जब आपको अपना टाइम देना है और आपको गुड मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ टाइम देना है, अच्छे मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाने वाले हैं। देन थैंक यू सो मच बच्चे।